ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर दिया था सब लोगों ने? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, Okay. sir. वेरी गुड। ठीक है, देखते हैं क्या क्या आज कुछ पेपर। अगेन वही था, लेवल अच्छा था आज का पेपर का थोड़ा, लेकिन उसमें भी इजी क्वेश्चन थे जिनको आपको पिकअप करना था। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से इजी आए थे, कौन से टफ आए थे। ठीक है, चलिए। जैसे पहला क्वेश्चन, अब इसमें बहुत सारे फंक्शन दे दिए थे, डोमेन का क्वेश्चन था, लेकिन कुछ कुछ तो बिना सोचे ही हो जाए, मतलब कुछ कुछ सारे ही यूज नहीं होंगे इसमें। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो एक तो क्या है, साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स, दूसरा मेरे पास क्या है कॉस एक्स माइनस 3, और दूसरा क्या है एल एन एक्स प्लस 2। ऊपर ये 3 ब्रैकेट है, नीचे एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1/2, और 2x माइनस 7 की पावर 30। अब ये पूरी क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो क्या होना चाहिए कंडीशन? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व अगर करोगे तो लॉग भी आ रहा है ना? और ln x में x की कंडीशन क्या होती है बताओ? ln x में x की कंडीशन क्या होती है? लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पहली चीज तो यहाँ पे जो भी x होगा वो तो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, है ना? यस सर। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया। अब सोचते हैं आगे। अब मेरा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, अब पहला ब्रैकेट के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स। तो ऑलरेडी मैं ये देख चुका हूँ कि x मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो e की पावर x कैसा होगा? पॉजिटिव। नहीं, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1, मोर स्पेसिफिक बोलोगे ना। ओके सर। ये आपका e की पावर x का ग्राफ है, सही है? यस सर। ग्राफ एकदम रटे होने चाहिए। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो e की पावर x भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, हाँ है ना? यस सर। तो आपका ग्राफ का पोर्शन कौन सा आप कंसीडर करोगे? ये वाला। तो ये नंबर ग्रेटर देन 0। अच्छा, साइन x में कोई नंबर जो कि 1 से बड़ा है अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन x तो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। यस सर। इसमें से कोई ऐसा नंबर e की पावर x जो कि 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट होगा तो ये तो हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, अब sir. इसके बारे में cos x माइनस 3 कैसा होगा? ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव, यस है सर। ना? तो अब यहाँ पे तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स आप कुछ भी रखो, सॉरी एक्स आप ग्रेटर देन 0, क्योंकि कंपलसरी में एक्स तो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 आप यहाँ पे कुछ भी रखो, ये हमेशा नेगेटिव आएगा, ये भी हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये तो यहाँ पे तो एक्स के लिए कुछ हमको कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट ऑलवेज नेगेटिव, ये भी ब्रैकेट ऑलवेज नेगेटिव। अभी नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएंगे, है ना? यस सर। Yes, sir. तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। ये दोनों ब्रैकेट मिलके आपस में क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। तो जब अगर पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर का कुछ सोचना रहता है क्या? हमें नहीं सोचेंगे, है ना? Yes, sir. ठीक है, अब अगले इस पे आ जाते हैं ln x। अब देखो, अब मेरे पास 2 ब्रैकेट है जिनको मुझे कंसीडर करना है, ln x प्लस 2, ये और ये नीचे वाला ब्रैकेट, ये 3 ब्रैकेट है। बाकी ये चीज तो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम नी भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि ये ऑलवेज नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से कुछ इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता, तो जो भी मेरा फर्क पड़ेगा वो इनसे ही पड़ेगा। ln x प्लस 2 से, 2x माइनस 7 की पावर 30 से, और ये वाली क्वांटिटी x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ये होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर में ये 0 कब होगा? इसको अलग, इसका फैक्टर देख लेते हैं। ln x प्लस 2 को अगर आप 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ln x इक्वल टू -2, x कितना आ जाएगा? e की पावर -2, यस सर। Yes, sir. दैट इज 1/e²। क्लियर हो गया, है ना? यस यस सर। वेरी गुड। तो एक फैक्टर तो 1/e² आ जाएगा, और दूसरा इसका नीचे वाले का फैक्टर क्या आएगा? 7/2। यस सर। पहली चीज तो 0 से ज्यादा होनी चाहिए, एक फैक्टर आ गया 1/e², और ये 7/2 ओपन ब्रैकेट आएगा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए।
अच्छा, अब यहाँ पे ये पावर इवन है, पावर 30 है ना, तो ये भी ऑलवेज Yes, sir. पॉजिटिव होगा, Yes, sir. क्योंकि पावर इवन अब ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना, बस 7/2 Yes, नहीं sir. होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब अच्छा, मुझे क्या चाहिए, अब देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव, अब बस ये दो चीजें बची, तो देखो यहाँ पे आधा क्वेश्चन तो यूं ही हो गया, ये चीज हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि पावर इवन है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पूरा ब्रैकेट भी पॉजिटिव, तो ये दोनों चीजें बची। अब ये वाला जो चीज है x⁴ - x² + 1/2, इसके बारे में अगर थोड़ा सोचे अपन। अच्छा, उसके अलावा देखो ध्यान से, ये न्यूमरेटर पॉजिटिव कब बनेगा, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे अगर आप ग्रेटर देन 0 कर दोगे तो क्या आएगा, x > 1/2, है ना। Yes, sir. न्यूमरेटर वाला पॉजिटिव कब बनेगा, जब ये ग्रेटर देन होगा। अब अगर इसके बारे में सोचें, यहाँ पे देखो पावर 4 है, उसमें से x² सब्सट्रैक्ट हो रहा है और +1/2 ऐड हो रहा है, +1/2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तब ये क्वांटिटी भी अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसको कैसे सोचेंगे, इसको देखो ध्यान से मैं बताता हूँ। ये जो क्वांटिटी थी x⁴ - x² + 1/2, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मैंने एक x सब्सट्रैक्ट किया और एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे x⁴ एक यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया, और ये जो 2 था इसमें से एक 1/4 यहाँ दे दिया, तो ना ये 1/2 में 1/4 दे दिया, और ये जो बचा हुआ x² था उसके साथ एक x ऐड कर दिया, मतलब ये माइनस माइनस प्लस, और एक 1/4 इधर दे दिया। देखो ध्यान से वापिस समझाता हूँ, समझो अच्छे से। अब मेरे को इसके बारे में सोचना है, क्योंकि ये सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन है, मतलब सॉरी सेकंड डिग्री मतलब ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सोचना था, तो मैंने देखो क्या, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं क्या बनता है। x⁴ - x² + 1/2 था, सॉरी -x था, हाँ x² नहीं था, -x था, है ना। देखो ध्यान से, नीचे ब्रैकेट में x था ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक मैं x² ऐड कर रहा हूँ और एक x² सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, तो ये एक माइनस वाला इस x⁴ के साथ, और ये जो 1/2 है इसमें से एक 1/4 अलग कर लिया, ये देखो ऊपर और नीचे चीजें सेम ही लिखी हुई है ना। इससे फायदा क्या होगा, ये देखो ये क्या दिया हुआ है, a - b का होल स्क्वायर, और ये भी क्या दिया हुआ है, x - 1/2 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, क्लियर है। देखो a² - 2ab + b², a² - 2ab + b², 2ab में कोएफिशिएंट 2 कट जाएगा और ये बचेगा, तो मतलब ये जो क्वांटिटी हमको क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन में क्या गिवन थी, ये गिवन थी, इसको सिंप्लीफाई करके हम यहां तक लेके आए, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। Yes, sir. तो डिनोमिनेटर ये भी ऑलवेज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव चीज है कि कैसी भी लिखी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव पावर पॉजिटिव है, तो सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/² से ज्यादा होना चाहिए एक्सेप्ट 7/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। Yes, sir. ठीक है, तो कभी भी इनइक्वालिटी के अंदर ये डोमेन वाले क्वेश्चन आते हैं रूट के अंदर, तो उसमें अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे अपन, क्योंकि उस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो पॉजिटिव क्वांटिटी को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये आया, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम लेवल बोल सकते हो आप, इजी नहीं बोलोगे, मीडियम लेवल में जा सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन क्लिक करेगा तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा हार्ड वाला ही है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लास्ट के लिए रखना, मतलब इसको आप छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा। ये क्वेश्चन आपका मीडियम लेवल, स्टार्टिंग के दोनों ही क्वेश्चन थोड़े ऐसे थे। अब जो बच्चा अगर स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में अटक जाएगा तो उसका आधा मोटिवेशन होता है, ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। देखो डोमेन में थोड़ा अगर ये क्लिक करोगे तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था, अगर हो पा रहा है तो करना, नहीं हो पा रहा तो आगे बढ़ जाना। इस क्वेश्चन में भी सोचना, अगर कोई अप्रोच क्लिक करे तो छोड़ के आगे बढ़ना, ऐसे क्वेश्चन को खासकर ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना पड़ता है, लेकिन 51 वाला डुएबल था।
थोड़ा सा सोचते तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन, ये मैं इजी मीडियम कैटेगरी में डालूंगा, अगेन इजी टू मीडियम, नॉट डायरेक्टली Yes, मीडियम, sir. इजी टू मीडियम। अब यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से, ये जो इधर चीज गिवन है, ये क्या गिवन है? pi by 2. Pi by 2. पाई बाय 2। साइन इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी, कॉस इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी, भले कैसा भी एक्सप्रेशन हो, एक्चुअली ये पाई बाय 2 है। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो पहले तो ये क्लिक Yes, कर जाना चाहिए, तो देख के अपन सोचेंगे बहुत लेंथी क्वेश्चन है। पहली चीज ये पाई बाय 2 गिवन है। अब क्वेश्चन को वापस लिखते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 5/x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 12/x इक्वल टू पाई बाय 2। बहुत बढ़िया। अब किसी एक को उधर भेज दो, साइन इनवर्स ऑफ 12/x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 5/x। समझ में आया? Yes, sir. तो ये हो जाएगा ये। अच्छा, अब पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है? Cos inverse. वेरी गुड, कॉस इनवर्स एक्स। अब दोनों को अगर मुझे इक्वेट करना है तो दोनों को सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको साइन इनवर्स को ऐसा कैसे रहने दिया? कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने का तरीका ट्राइंगल से बदल दोगे। जी सर। Yes, sir. ये 5, ये एक्स, तो ये कितना आ जाएगा? X square X square minus 25. तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स। अब दोनों के इस चीज को आपस में इक्वेट करके एक्स निकाल लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसलिए मैंने इसको इजी मीडियम कैटेगरी में डाला। ये वाला कौन सी कैटेगरी में आएगा? इजी मीडियम। इजी में जाएगा, हाँ, है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो। Yes, फटाफट देख sir. लो। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, दोनों फोकस के बीच की दूरी का फॉर्मूला वही 2AE। E. डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी का फॉर्मूला 2AE A by E। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यहाँ से ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ए और ई की मदद से बी आ जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला 2b square by 2b स्क्वायर बाई ए। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे चेक कर लेना, अगर ए ग्रेटर होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर बी ग्रेटर हुआ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2a स्क्वायर बाई बी, है ना? यस आपको देखना पड़ेगा ए और बी में कौन ग्रेटर है। अगर ए ग्रेटर देन हुआ तो वो, नहीं तो वो। क्लियर है? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन नहीं आते। तो इजी में इतना इजी भी आ जाएगा, लेकिन आपको वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना एग्जाम में। बार बार यही बोलता हूँ। तो ये क्वेश्चन डुएबल था, तो आपका एक इजी हो गया। पूरे पेपर में कितने आप क्वेश्चन कर सकते थे वो मैं आपको गिनूंगा। इजी नंबर 1, और ये भी अगर थोड़ा सोच के करते तो ये भी इजी कैटेगरी में जाता। ये थोड़ा मीडियम बोल सकते हो। क्वेश्चन टफ नहीं है, इसको मैं टफ में नहीं डालूंगा, बस दिखने में चीजें थोड़ी अजीब, लेकिन आपको तरीका पता है। एक्चुअली इसका तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है, तो अब ये मीडियम कैटेगरी में ही जाएगा। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का जब भी क्वेश्चन आता तो स्टार्ट कहां से करते? कैसे होता टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स? General term लिखते हैं। एक्सप्रेशन लिखेंगे। जनरल टर्म General लिखते हैं term. ना? Yes, sir. हमेशा इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन हमने बहुत किए क्लास में। इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन जब भी आते तो हमें जनरल टर्म लिखनी पड़ती। तो टी आर प्लस 1 बताओ क्या होगा? 16CR फर्स्ट वाले टर्म की पावर 16 माइनस आर, और सेकेंड वाले टर्म की पावर आर, है ना? Yes, sir. यस सर। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से तो एक्स की सारी पावर कलेक्ट करेंगे, कांस्टेंट टर्म को अलग कर देंगे। जितनी भी कांस्टेंट टर्म है उनको साइड में लिख लो। ये तरीका होता है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। कांस्टेंट टर्म को सबको अलग किया, जनरल टर्म को लिखने का यही तरीका। जनरल टर्म लिखी, सारी कांस्टेंट टर्म को अलग किया, और एक्स की पावर को अलग किया। अब एक्स की पावर देखो यहाँ पे क्या जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक्स की टोटल पावर कितनी है? माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -16 प्लस आर, और ये वाली पावर भी आपस में ऐड हो जाएगी। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. अब ये जो टोटल पावर है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो एक्स की टोटल पावर कितनी होनी चाहिए? 0. 0। 0 -16 प्लस 2r इक्वल टू 0। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा? 8, Yes, sir. है ना? तो आपका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? यहाँ पे r की जगह 8 रख दोगे Yes, sir. तो कोफिशिएंट आपका आ जाएगा। देखो मेथड इजी था एक्चुअली, मतलब बेसिकली क्वेश्चन दिखने में अजीब था, लेकिन तरीका आप सबको पता है। तो यहाँ पे x की जगह 8 रख देंगे हम, r की जगह 8 रख देंगे, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा।
साइन फाई इंटू कॉस फाई की पावर 8। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। आर की जगह 8 Yes, रख sir. देंगे, ये आ जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 16c8 अपॉन, इस ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूं ताकि नीचे साइन 2 थीटा बन जाए, और ऊपर साथ में आ जाएगा 2 की पावर 8। क्लियर है? Yes, sir. अब ये आपका क्या है, कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट को नाम दिया टी। द टी इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स। ए इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी फॉर फाई बिलोंग टू दिस टू दिस। अगर आपका फाई पाई बाई 8 से पाई बाई 4 होगा तो ट्वाइस ऑफ फाई कहां से कहां तक होगा? Pi by 4 to pi by 2. पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अब जब अगर ये एंगल पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? Pi by 2 पे. है ना, जब नीचे वाला टर्म आपका मैक्सिमम होगा, है ना। Yes, sir. नीचे पाई बाई 2 पे फाई कितना हो जाए, जब पाई बाई 2 2 5 सॉरी पाई बाई 2 हो जाए तब ये आपका मिनिमम आएगा, है ना। Yes, sir. तो मिनिमम वैल्यू को क्या बोला गया था? ए। तो मिनिमम कब आएगा? ए इक्वल टू नीचे वाला टर्म 1 हो जाए तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16c8 2 की पावर 8। तो ये मिनिमम आ गई। अगला क्या बोला था कि बी इज मिनिमम वैल्यू ऑफ टी फॉर फाई, यहां से यहां तक, उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट, अगर फाई की वैल्यू आपकी पाई बाई 16 से लेके पाई बाई 8 हुई तो 2 फाई पाई बाई 8 से पाई बाई 4 होगा। Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, अब पाई बाई 8 से पाई बाई 4 में मिनिमम कब आएगा ये सोचते हैं। तो उसके लिए पहले अगर आपको कंफ्यूजन हो तो साइन का ग्राफ याद कर लो। एक बार बताता हूँ, एक सेकेंड। ये साइन एक्स का ग्राफ है, 0 यहाँ पे आपका पाई बाई 2 आता है, यहाँ पे कहीं बीच में पाई बाई 4 आएगा, यहाँ पे कहीं बीच में पाई बाई 8 आएगा। तो 0 से पाई बाई 2 में पता भी मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। Yes, sir. डिनोमिनेटर मैक्सिमम कौन से एंगल पे आएगा? पाई बाई 4 पे आएगा, 0 Pi से by पाई 4. बाई 4। तो आप फाई को क्या बेसिकली 2 फाई आपका पाई बाई 4 होता है। तो अगर ये 2 फाई पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2, तो 1 Yes, बाई sir. रूट 2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा। अब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16c8 इंटू 2 की पावर 4। क्लियर है? 2 की power 8 भी आएगा ना? हाँ, 2 की पावर 8 एक पहले से था वो। हाँ, अब इन दोनों चीज को ऐड कर देना। क्लियर है? Yes, sir. तो ये भी इजी मीडियम में ही जाएगा, टफ नहीं था। इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म के क्वेश्चन कराए थे, बस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज हुई है। साइन इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी? एंड पॉइंट पे। ये वाला भी देख लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया, बी दिया हुआ है, ऑर्डर 3x3 है। ऐसे क्वेश्चन आते ही मैंने कहा था आपको क्या क्या देखो क्या करेंगे। पहली स्टेप क्या Split कर देंगे. हाँ, जब भी डिटरमिनेंट में अलग अलग मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, जब भी डिटरमिनेंट में अलग अलग 3 तरह के मैट्रिक्स यहाँ पे डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई है तो सबके सब अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा Yes, ए sir. इनवर्स। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट में हो और सब पे डिटरमिनेंट हो तो डिटरमिनेंट को आप अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज है, मैं प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी कैन बी रिटन एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ सी। अब वो एडजॉइन वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? एडजॉइन ऑफ सम मैट्रिक्स ए इज व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर, बोलो, n-1. n-1। बाकी लोग भी आंसर दिया करो। ये याद है ना, कराया कि नहीं? Yes, sir. और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? 1 upon a. 1 by Determinant of a. इन सारी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे अगर यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एडजॉइन ऑफ बी इनवर्स का डिटरमिनेंट है तो प्रॉपर्टी क्या है? उस डिटरमिनेंट की पावर n-1, तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ दिस पावर n-1। n-1 मतलब 2, n कितना है? 3 है। और यहाँ पे भी ट्वाइस ऑफ ये पावर n-1 दैट इज 2। दोनों में ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये इनवर्स वापस 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। अब ध्यान से देख सुनना, ये होल स्क्वायर है
कांस्टेंट को डिटरमिनेंट के बाहर कैसे निकालते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत बार जो यूज होती है, डिटरमिनेंट ऑफ के कैसे बाहर आता है? k की पावर Power n। n. वेरी गुड। तो ये 2 की पावर 3 बन के बाहर आएगा, Yes, sir. ये 2 की पावर 3 बन के बाहर आएगा, और एक पहले से होल स्क्वायर भी है तो उसको भी हम यूज करेंगे। 6 डायरेक्ट में होल स्क्वायर भी है पूरे का। तो आपका फाइनली कैसे दिखेगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b का होल स्क्वायर 2 की पावर 6 इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यू पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो ये भी अगर ये क्लास में ऑलरेडी करा रखा है, ये वैल्यू पुट अप करके ही आंसर निकालना था। ये मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आया होगा। तो इजी नंबर 2, इजी नंबर 2, हाँ 2 सॉरी इजी नंबर में 3 आ गया ये, और ये इजी मीडियम में 1। तो ये 4 क्वेश्चन डुएबल थे। अब ये भी अगेन एक छोटी सी चीज अगर यहाँ पे कर दी तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज हो सकता है क्लिक ना करे, लेकिन वो छोटी सी स्टेप काम कर देगी। नीचे देखो सब कुछ साइन कॉस में दिया हुआ है, Yes, sir. यस सर। तो ऊपर में कौन सा फॉर्मूला या फिर कुछ क्या करें? cos 2x को cos उससे डिवाइड करें। वेरी x गुड, कर दे। वेरी गुड। ये जो cos 2x दिया हुआ है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्लियर है? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बस ऊपर के फैक्टर बनाने पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ये एक ही स्टेप इंपॉर्टेंट थी, अगर ये सही डायरेक्शन में ले ली पहली स्टेप तो क्वेश्चन बहुत सही तरीके से हो जाएगा। अब फैक्टराइज एंड सॉल्व, फैक्टराइज करना, अलग अलग डिवाइड करना, एंड सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? बस ये cos 2x को आपको लिखना था cos स्क्वायर एंड माइनस साइन स्क्वायर। अब ये वाला, अच्छा इसको मैं अगेन इजी मीडियम में ही डाल देता हूँ। अगर क्लिक कर जाए मतलब बेसिकली इजी मीडियम में ही जाएगा। इजी मीडियम का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगेन ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन टफ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस लॉग की छोटी सी प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर दोगे तो काम हो जाएगा। इससे कुछ है नहीं इसमें, सुनो ध्यान से। पहले मैं दोनों तरफ बेस सेम बना रहा हूं, बस एक छोटा देखो क्वेश्चन बहुत इजी था। इनफाइनाइट जीपी यहाँ पे करेंगे अपन। बस यहाँ पे इन्होंने लॉग को लॉग दे दिया, तो लॉग में कंफर्टेबल रहना आपको, लॉग में घबराना नहीं है। लॉग की छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टी वो सबको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी इजी कैटेगरी में ही जाएगा, इसको देख के छोड़ना नहीं है। अब ये जो पावर 2 है बाहर जाके क्या बन जाएगी? 1/2 1/2 है ना? समझ में आ रहा है? ये डिवाइड में 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई फिर उधर जाके पावर में चल जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो दोनों तरफ लॉग के बेस सेम हो गए। सबसे पहले ये बेस को होल स्क्वायर किया, ये बेस वाली पावर आगे जाके रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 1/2। ये डिवाइड 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और आगे वाली को फिर ऊपर पावर में भेज दिया ताकि दोनों तरफ चीजें सेम हो जाए। अब ये दोनों ब्रैकेट को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। Yes, sir. ये दोनों ब्रैकेट को आपस में क्या कर सकते हैं? इक्वेट। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में क्या था मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इस ब्रैकेट में क्या था? जब ये होल स्क्वायर चला जाएगा सबके साथ, चलो होल स्क्वायर समझ में आ रहा है? ये होल स्क्वायर सब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यस सर। ये सारी पावर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होगा? सर 2 की पावर में GP. बदल। वेरी गुड, और सबका इनको- बेस 2 बना देंगे क्योंकि सारी 2 की पावर है, तो सबका बेस क्या बना दो? 2 है ना? Yes, sir. तो सबका बेस अगर आप 2 बना दोगे, तो ऊपर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आ जाएगा 2 की पावर 1/2, फिर आ जाएगा 2 की पावर ये 2 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 2/16 कितना हो जाएगा? 4/16। ये हो जाएगा 2 का होल क्यूब, होल क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 6/48। समझ में आ रहा है ना? पावर पावर मल्टीप्लाई होगा। ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8/128 एंड सो ऑन। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। Yes, क्लियर है? Yes, sir.
अब 2 की जो पावर ऐड होगी वो देखो क्या बनेगी, 1/2 प्लस सारी पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है सबका, प्रोडक्ट में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। तो देखो ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है क्या इनफाइनाइट जीपी है? Yes, sir. ये क्या है? इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। Yes, sir. कितना आ जाएगा? 1। मतलब इस पूरे का सम कितना आ गया? 1। तो बेसिकली आपके पास इक्वेशन क्या बनी? x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करके रूट्स निकल जाएंगे। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन अगेन टफ नहीं था, छोटी सी लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, इस ब्रैकेट को एकदम शांति से सिंप्लीफाई किया, क्वेश्चन डुएबल था। ये क्वेश्चन भी करने लायक क्वेश्चन था, इजी नंबर। पहले कुछ कितने इजी हुए थे? 3 हुए थे, चौथा क्वेश्चन था इजी। ऐसे क्वेश्चन को लॉग की छोटी सी प्रॉपर्टी और इनफाइनाइट जीपी बनाई थी, तो इनफाइनाइट जीपी को सॉल्व करना आपको आता ही है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो। बहुत रेयर यूज होता है फॉर्मूला, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। tan ऑफ, आप घर पे इसको ट्राई कर लेना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी वाला। अगर फॉर्मूला पता तो एक लाइन में हो जाएगा। फॉर्मूला ये होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c, और एक प्रोडक्ट भी बनता था, याद है किसी को ये Yes, फॉर्मूला? sir. माइनस तीनों का प्रोडक्ट। माइनस तीनों का प्रोडक्ट, पहले तीनों का सम होता था, फिर तीनों का हाँ प्रोडक्ट होता था, फिर अपॉन में 1 माइनस, अपॉन में 1 माइनस टेकन 2 एट अ टाइम, है ना? हाँ यस सर, यस सर। tan a tan b प्लस tan b tan a, सॉरी tan b tan c प्लस tan c tan a। अब ये जो क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स आपके tan θ1 θ2 θ3 है। इसके रूट्स आपके क्या है? tan, आप ऐसे मान लो tan a tan b tan c है, फिर tan θ1 tan θ2 एंड tan θ3, और आपको θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट और इसकी वैल्यू पुट अप करनी है। सम ऑफ द रूट कितना आता है? माइनस बी बाई ए। Yes, sir. Yes, sir. ये आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा? लास्ट वाला माइनस, 2/a माइनस आता है ना कि प्लस आता है? Yes, sir. Minus आता। plus माइनस, तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस में वो है। हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले में माइनस डी बाई ए आता है, Yes, और sir. ये कितना आ जाएगा? Yes, प्लस sir. ऑफ 2 माइनस पी बाई ए। इसको सिंप्लीफाई करने ना हो जाए। तो ये फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला पता तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट छोड़ सकते हो, फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाना। अच्छा ये बताओ, इजी मीडियम हार्ड? सर इजी, बहुत ज्यादा इजी। Easy, ये sir. इजी नंबर 5, 5वें नंबर पे, हाँ चौथे पे इजी नंबर 5। डायरेक्ट क्वेश्चन था, कर लेना इसको सॉल्व। ये आप मीडियम में डाल सकते हो अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है। सुनो ध्यान से, दो चीजें होती है, z माइनस z1, मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू r, ये डिनोट करता है सर्कल, ठीक है? मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू k, ये डिनोट करता है एलिप्स। मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू के, डिफरेंस, अगर डिफरेंस कांस्टेंट होती है ये डिनोट करता है हाइपरबोला। और ये बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हो। x की जगह z की जगह x माइनस आयोटा y रखना, स्क्वायरिंग करना तो अपने आप दिख जाएगा। देखो ध्यान से फटाफट, फर्स्ट वाला z प्लस 8 मॉड ऑफ z प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये सर्कल है जिसका सेंटर, अच्छा इसको आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कर देना, z की जगह x प्लस आयोटा y रख दो। अब इसका मॉड्यूलस कैसे निकालें? पहले रियल टर्म को अलग किया, इमेजिनरी टर्म को अलग किया। इसका मॉड्यूलस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना तो आता ही है। यस सर। बोलो तो Yes, मैं sir. दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो देखो ये सर्कल की इक्वेशन है, Yes, sir. एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है? सेंटर बताओ क्या है इक्वेशन देख के? -8,0 माइनस 8,0 ना, x माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 को होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सर्कल सेंटर रेडियस फॉर्म होता है,
तो ये सर्कल है, Yes, sir. सेंटर है -8,0, रेडियस 2 2। तो डायरेक्टली इसको देख के आप बोल सकते हो Z माइनस Z1, तो ये Z1 आपका सेंटर होता है और R रेडियस होती है। तो यहाँ पे देखो क्या है, Z -8 था, तो -8,0 सेंटर और रेडियस कितनी है 2। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ से भी क्लियरली दिख रहा है, x प्लस आयोटा बाय रखा, पूरी चीज दिख गई, है ना? समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब आपको इलिप्स की एक प्रॉपर्टी पता होगी, मैंने बताया भी था। इलिप्स का जो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है कि इलिप्स जो होता है इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है कि इलिप्स के केस में इलिप्स के कोई ऊपर जो भी पॉइंट होते हैं उसका सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकस ये हमेशा कांस्टेंट होता है। pf1 प्लस pf2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। इलिप्स के केस में द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकस इज ऑलवेज कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इक्वल टू होता है 2a के बराबर, मतलब मेजर एक्सिस के बराबर। तो ध्यान रखना, इलिप्स में the sum of the distance of any point on the ellipse from the both the focus is always constant और constant किसके बराबर होता है 2a के बराबर होता है। और हाइपरबोला में क्या होता है, डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ये मान लो f1 है, ये आपका f2 है, ये कोई पॉइंट है हाइपरबोला पे p, इसका दोनों फोकस से जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपका कांस्टेंट होता है 2a के बराबर हाइपरबोला में। क्लियर है? और इलिप्स में सम कांस्टेंट होता है, याद रखोगे ना? यस सर। अब यहाँ पे आपको देखो क्या दिया हुआ था। अच्छा, एक चीज और, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ऐसा दिया हुआ कभी भी z माइनस मॉड ऑफ z माइनस z1, या फिर ऐसा सोचो, एक मिनट, मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इट्स द डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। ये भी ध्यान रखना। क्लियर है? क्योंकि इसको आप ओपन करोगे ना तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वो क्या डिनोट कर रहा है, इट डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। याद रख पाओगे? है ना? यस सर। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको, मॉड ऑफ z प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ z माइनस 3। इक्वल टू 10, सपोज ऐसा दे, फॉर एग्जांपल 10। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम व्हाट पॉइंट, दूसरा क्या है -3, है ना? और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 3,0, और ये क्या है -3,0। तो z का -3,0 और 3,0 से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, किसके बराबर है, 10 के बराबर। देखो ये क्या अभी बताया था ना, z1 माइनस z2 इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो अगर मैं ये लिखता हूँ z प्लस 3, तो इसको आप क्या लिखोगे, z माइनस ऑफ -3, है ना? बोलो। तो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -3। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -3। -3 मतलब -3,0 पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द z फ्रॉम द पॉइंट -3,0। तो यहाँ पे क्या बोला कि इसका यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस कांस्टेंट, मतलब ये आपके क्या हो जाएंगे, फोकस -3,0 और +3,0 फोकस हो जाएगा, और डिस्टेंस 2a के बराबर होता है। तो a आपका 5 आ जाएगा, मतलब मेजर एक्सिस की लेंथ 10 है, मतलब वर्टेक्स कहाँ पे होगा, 5 पे। तो आपका इलिप्स ऐसा बनेगा। और वहीं पे ये जो सर्कल है, ये सर्कल कैसा बनेगा, सेंटर -8,0 पे और रेडियस है 2, रेडियस 2, तो ये -6 तक जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो फटाफट जल्दी से बोलो। यस सर, आ गया। ठीक है, देखो ये ज्योमेट्री बेसिक पता होगा तो ही हो पाएगा, अदरवाइज हम इसको लीव कर सकते हैं। अगर जिसने बच्चे ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी तो वो लीव कर सकता है। इसका आंसर क्या था? एक मिनट, फंडामेंटल ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन डूएबल है। तो अब इसको हमेशा ऐसे याद रखना, z माइनस z1 इक्वल टू r डिनोट्स अ सर्कल विथ सेंटर z1 एंड रेडियस r। z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इक्वल टू k डिनोट्स अ एलिप्स विथ फोकस z1 एंड z2, और ये k आपका मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर है। तो
अपने पर दोनों जो डायग्राम आ गए वो डायग्राम ऐसे कुछ है, एक इलिप्स है, -5 से 5 के बीच में, और यहाँ पे फोकस है, और दूसरा सर्कल है -8 पे, रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट -6 हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला था कि Z1 इज द पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस लेस देन इक्वल टू दिस, मतलब सर्कल के अंदर वाला पॉइंट। तो Z1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब Z1 इस सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर होगा, तो यहाँ पे आपका Z1 लाई करेगा। ये जितने भी सर्कल के अंदर या सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है ये सब क्या है, Z1, सर्कल के अंदर या सर्कल के ऊपर। और दूसरा लेस देन इक्वल टू 10, तो Z2 डिनोट्स द पॉइंट दिस, तो Z2 जो है वो इलिप्स के अंदर या इलिप्स के ऊपर होगा। तो जो दूसरा पॉइंट है Z2 वो इलिप्स के अंदर या इलिप्स के ऊपर होगा, तो यहाँ पे आपका Z2 है। तो पूछा गया था फाइंड द मैक्सिमम रेंज ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो मुझे बताओ, अभी आपको मैंने बताया था मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या डिनोट करता है, बोलो। Sir, distance. distance. डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो इसको आपकी रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी मतलब इसकी मैक्सिमम रेंज निकालनी है, इसकी आपको क्या निकालनी है, रेंज। रेंज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, कि ये मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। मतलब Z1 देखो, Z1 इस सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर लाई करेगा, और Z2 इस इलिप्स के ऊपर या इलिप्स के अंदर लाई करेगा। तो Z1 और Z2 के बीच में मिनिमम दूरी कहां पे आएगी, 6 और 5 के बीच। हाँ, जब Z1 यहाँ पे आ जाए और Z2 यहाँ पे आ जाए, तब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी। तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी, देखो ये -5 -6, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आ गया, 1। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, सर इन्हीं के अपोजिट में इसी लाइन पे। हाँ, जब Z1 यहाँ पे आ जाए और Z2 यहाँ पे आ जाए, तब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम। ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम डिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, ये सर्कल का रेडियस 2 था, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 4, दोनों के बीच में डिस्टेंस अपने निकाला 1, और दोनों इसकी मेजर एक्सिस कितनी थी, 10, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 15। तो मैक्सिमम वैल्यू 15, मिनिमम वैल्यू 1, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 1 से लेके 15। क्लियर है। तो क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन इसमें दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, इसलिए सिखा दिया मैंने। ये फंडामेंटल ध्यान रखना। एक तो ये मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, और कभी भी ये दे दे इट्स अ सर्कल विद सेंटर Z1 एंड रेडियस R। तो जिसने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत बेसिक कर रखा हो और थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आती है तो वो इसको सीख के जा सकते। अदरवाइज अगर कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ रखा हो ज्योमेट्री, तो आप लीव कर देना। इसलिए मीडियम हार्ड की कैटेगरी में ही जाएगा, मीडियम टू हार्ड। ठीक है, ध्यान रखना। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये भी आपका मीडियम लेवल में ही जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बस कंडीशन बता दो, घर पे आप ट्राई करना इसको। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है, कब आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, f डबल डैश x भी 0 हो जाए और f डैश x भी 0 हो जाए। वेरी गुड। एफ डैश एक्स उस पॉइंट पे 0 हो और उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। और एक चीज और, डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए। एफ डबल डैश का क्या होना चाहिए, साइन चेंज। मतलब उस पॉइंट पे वो तो 0 तो होना ही चाहिए, डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 तो होना ही चाहिए, और साइन चेंज भी होना चाहिए, हाँ है ना। एफ डबल डैश एक्स चेंजेस साइन, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 हो जाए, उसके पहले उस डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो जहां पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करी हो आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करके फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्लियर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बाइक्वाड्रेटिक बनेगी, वो बाइक्वाड्रेटिक अच्छे से सॉल्व करना। तो ट्राई अगेन। क्लियर है, Yes, sir. बोलोगे। स्टैंडर्ड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्लास में कराई थी। अब देखो ये भी क्वेश्चन मीडियम में डाल सकते हो अगर ये चीज फंडामेंटल नहीं पता है तो। सुनो ध्यान से, ये पढ़ो पहले, इसका मतलब क्या है। ड्रॉ द फिगर।
लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। आपको ये वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट करने, मतलब वो वाली लाइन देखनी है जहां पे मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1 है। एक बार सब लोग सोचो, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इस चीज को ड्रॉ करो। ये क्या आएगा, दूसरा तो सर्कल है वो तो दिख रहा है, इस चीज को यहाँ पे ड्रॉ करो कि एक्स कॉम ऐसे पॉइंट्स जहां पे इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाए। सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, हो जाएगा समझ। एक बार ट्राई करो, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो ग्राफ पे एवरीवन। सर x बराबर 1 और y बराबर 1 के बीच में जो स्क्वायर बनेगा वो। सुनना ध्यान से, सही करा है, सुनो ध्यान से पहले, शांति से इसको। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है वो देखो। यहाँ पे x और y जो भी होंगे उनमें मैक्सिमम 1 आना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल x को फॉर एग्जांपल 1 रख दिया आपने, तो y की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, 1 से कम होनी चाहिए, तभी तो आंसर 1 आएगा। यस सर, 0 to 1। हाँ, नहीं 0 to 1 नहीं, सुनो ध्यान से, नेगेटिव भी तो हो सकती है। देखो आपको यहाँ पे इन दोनों में से मैक्सिमम 1 आना चाहिए। तो अगर मान लो आपने x को 1 रख दिया, तो इन दोनों का मैक्सिमम 1 कब आएगा, जब y 1 से छोटा होगा। Yes, sir. 0.9, 0.4, -1, -3, -15 एंड सो ऑन, है ना। इन सारे केस में आंसर 1 आएगा। बोलो, अरे बोलो, ये सारे पॉइंट्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 ही तो है। Yes, ये sir. सारे पॉइंट क्या डिनोट कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करूं तो यहाँ पे x 1 हो रहा है और y जो है 1 से छोटा हो रहा है, तो ये वाली लाइन है ना। समझ में आ रहा है, एक बार फिर से बता दो यार। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सॉरी y भी 1 से छोटा, तो ऊपर भी आएगा थोड़ा सा। इंक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया था मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा वाई, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हम दो लेंगे उसमें से जो मैक्सिमम है वो 1 आना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। तो मैक्सिमम 1 कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक 1 हो और दूसरा 1 से छोटा हो, हाँ है ना। यही तो सिंपल लॉजिक है। इसमें से मैक्सिमम 1 कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक नंबर 1 हो और दूसरा नंबर 1 से छोटा होना चाहिए। तो मान लो मैंने x को 1 फिक्स कर दिया, तो जो y होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ x इक्वल टू 1, अगर x को 1 फिक्स कर दिया तो इसका आंसर 1 तब आएगा जब y की वैल्यू 1 से कम हो। क्लियर है, ये समझ में आया, Yes, sir. आ गया। मैक्सिमम ऑफ x कॉमा y 1 कब आएगा, अगर x को आपने 1 फिक्स कर दिया तो y आपका लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब दूसरा लॉजिक सेम, अगर y को 1 फिक्स कर दिया तो x कैसा आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1, Yes, sir. है ना। अगर y मानो 1 है, अब y की ये आंसर 1 कब आएगा, y को 1 फिक्स कर दिया, अब जो x है वो हमेशा 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। तो नंबर ऐसे दिखेंगे आपके 1, 0.9, 1, 0.8 या फिर 1, -7 एंड सो ऑन। इन सारे केस में आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो x y आपका 1 फिक्स हो गया, y और x की वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए, कम। तो 1 से कम मतलब y तो 1 फिक्स है और x की वैल्यू 1 से कम, तो ये वाली लाइन हो जाएगी ब्लू वाली। Yes, sir. तो ये चीज ये डिनोट कर रही थी, ये इधर पीछे तक जाएगी और ये से नीचे तक जाएगी। अब समझ में आ गया। Yes, sir. और दूसरा क्या था, एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 है, सेंटर ओरिजिन रेडियस 1, तो रेडियस 1 है तो यहां से यहाँ पे टच करके जाएगा। यस सर। ये सर्कल। अब क्वेश्चन में बोला था इनके बीच में एरिया बाउंडेड, तो इन तीनों के बीच में कौन सा एरिया बाउंडेड है, ये वाला।
क्लियर है? तो ये एरिया आपको निकालना है, निकाल लोगे? Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर के एरिया में सर्कल का क्वार्टर वाला माइनस कर देना, है ना? ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है? 1। Yes, sir. एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, है ना? Yes, sir. आ जाएगा 1 माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। एक बार और लॉजिकली सोचना, हो जाएगा। अगला स्टैट्स का क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी मेहनत है, या आप लोग ट्राई करोगे? फॉर्मूला अप्लाई कर देना, थोड़ा कैलकुलेशन होगा, मीडियम लेवल में डाल रहा हूं मैं। वेरिएंस का फॉर्मूला बता दो एक बार, चलो। समेशन सिग्मा xi का स्क्वायर बाय माइनस मीन का माइनस मीन का, वेरी गुड। क्लियर है? Yes, sir. Yes. हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मतलब ये हार्ड में जा सकता है। ये अगर हो जाएगा तो क्लिक कर जाएगा, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो, लेकिन इसको ट्राई जरूर करना। मीडियम हार्ड बोलूंगा, ज्यादा हार्ड भी नहीं, मीडियम हार्ड। ये कौन सा है? 1 की पावर इंफिनिटी वाला? Yes, sir. Yes, sir. 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट जो होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे तो x e को की 0 power- करते हैं, तो 1 हो जाएगा ऊपर इंफिनिटी। into e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पूरा fx जो दिया हुआ है, fx माइनस 1 इंटू gx, है ना? Yes, sir. ये अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, fx माइनस 1 इंटू gx। gx क्या? 1/x, ठीक है? अब इसमें लॉजिक, छोटा सा लॉजिक वर्क करेगा क्या, सुनो ध्यान से। जब ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें एक 1 का टर्म क्रिएट होगा, है ना? कब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 तो आएगा इसे, Yes, sir. और साइन अलग अलग प्रोडक्ट में आएंगे, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम, और एक बार सब अलग अलग भी आएंगे। एक बार तो सिंगल टाइम आएंगे, एक बार डबल डबल टाइम आएंगे, एक बार 3 एट अ टाइम आएंगे, है ना? ऐसे चलेगा। क्लियर है? Yes, sir. जी सर। और एक -1 पहले से था। यहां तक मैं क्या बोला मैंने? इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह की टर्म्स बनेगी, ये वाला 1 और ये वाला 1 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे सब जगह साइन तो प्रोडक्ट में, और एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा तो वो तो सारे 0 हो जाएंगे, है ना? आपके जी पास सर। क्या बचेगा? सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, x को इन सबसे अलग अलग डिवाइड कर दोगे, आपके पास क्या बचेगा? पहला साइन x/2 डिवाइडेड बाय x प्लस साइन x/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, साइन fx अपॉन fx, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर से डिवाइड, वो सब 1 हो जाएगा, है ना? सर हाँ, सर इसमें हम पार्शियल लिमिट पुट कर सकते हैं, जैसे आपने अभी पुट किया है, मल्टीप्लाई वाली टर्म को जीरो का इक्वेट कर दिया। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं पार्शियल लिमिट्स। हाँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट में है ना, कर सकते हैं। जैसे अपन वो कर रहे हैं सीरीज एक्सपेंशन में, सीरीज एक्सपेंशन में आगे की सारी टर्म्स 0 हो जाती तो वही लॉजिक लगाया। ओके सर। यहाँ पे आपका हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2 डिवाइडेड बाय x। कर लो क्या आगे सॉल्व? ऐसे कर लेंगे। सब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, वो 1 हो जाएगा। एक इनफाइनाइट जीपी बनेगी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कर जाए। वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन, मोस्ट इजी। तो इजी कहां तक पहुंच गए थे हम? 5 तक। तो ये छठा इजी क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था 7 से 8 क्वेश्चन इजी जरूर आते हैं एक पेपर में, तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था। तो जिस बच्चे ने पूरा पेपर छोड़ा, ये 5 से मतलब जितने इजी थे उसमें से कम 5 क्वेश्चन तो उसको करने चाहिए। देखो क्या दिया था, माइनस ऑफ बी डॉट सी इक्वल टू 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू
cos थीटा यस सर, इक्वल टू 1/3 मॉड बी मॉड सी। क्लियर है? जी सर। अब Yes, ये sir. कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। cos थीटा आ जाएगा। आपको पूछा क्या था, साइन थीटा निकाल लोगे? निकाल लेंगे सर। Yes, sir. इजी था कि नहीं था? यस Yes, सर, sir. लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, अपन इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद यहाँ तक अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि हम ऐसे क्वेश्चन को देख ही नहीं पाते। इसलिए आपको बोला गया है कि पेपर के एंड तक आपको एकदम काम रहना था, कि कभी भी चाहे पेपर के लास्ट में भी इजी क्वेश्चन दिखे तो आपको करके आना है। आप समझ पा रहे हो ये इजी क्वेश्चन है कि नहीं? और ऐसे क्वेश्चन जेईई में भी आते हैं। क्लियर है? Yes, sir. तो हमेशा पूरा पेपर टफ आएगा नहीं, ये बार बार बोला जा रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, शुरू के टफ क्वेश्चन से या मीडियम क्वेश्चन से पेशेंस लूज करना है। ये थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चन था, डायग्राम बन जाएगा तो हो जाएगा सॉल्व। टफ नहीं है, मीडियम ही है। फटाफट देख लो। आपको पता है ना ये वाले ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? मिनिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाले ग्राफ ड्रॉ करना आते हैं? Yes, sir. तो दोनों के ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हमको उसका मिनिमम पार्ट लेना पड़ता है। आया ना? यस सर। फटाफट देख लो। एक तो मॉड एक्स ड्रॉ कर देना और एक 2 माइनस एक्स स्क्वायर ड्रॉ कर देना। कि जो भी मिनिमम हिस्सा है वो ले लो। अब देखो यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हो उन हिस्सों में देखो। तो पहले ये वाला पार्ट, इसमें मिनिमम कौन सा है? ये वाला। यस सर। फिर इन दोनों के बीच में मिनिमम कौन सा है? ये वाला। फिर इन दोनों के बीच में मिनिमम, मतलब जो ग्राफ नीचे आ रहा है वो। तो ये जो शेड किया है ये आपका ग्राफ है। तो इस पूरे का ग्राफ कौन सा होगा? ये येलो है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. तो ये जो मिनिमम वाला पोर्शन है इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा। एक कर्व पार्ट चलेगा यहाँ पे ऐसा। अब अच्छा इसको देख के बताओ कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? यहाँ पे 3 पॉइंट पे सर। 3 पॉइंट। जहाँ पे भी शार्प कॉर्नर आता है वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बताया था? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो एक ग्राफ तो ये है। ये आपको बनाना था किसके बीच में? -2 से 2 के बीच में। तो ये मान लो -2 पे वैल्यू यहाँ पे आ रही है और +2 पे वैल्यू मान लो यहाँ आ रही है। -2 से 2 के बीच में ये हो गया। और ये आपका पॉइंट कुछ आएगा, ये पॉइंट कुछ आएगा, देख लेना जो भी। अब दूसरा पार्ट देखो ध्यान से। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स, ये भी बहुत आसान है, सुनना ध्यान से। जब मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, सॉरी उल्टा लिख देंगे मैंने। मॉड एक्स ग्रेटर देन, सही है। मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 मतलब x -2 से 2 के बीच में, सॉरी ग्रेटर देन 2 और लेस देन -2 है ना? और Yes, दूसरा sir. मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 मतलब x आपका 3 से कम और -3 से ज्यादा, सॉरी -3 से कम, मतलब बेसिकली 2 या 3 के बीच में होना चाहिए ना। ये जी दूसरा सर। पार्ट क्या बोल रहा है कि 2 से 3 के बीच में। तो एक 2 से लेके 3 और इधर -2 से -3, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। और इसके बीच में क्या बोला है? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन है, तो मॉड एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 से 3। तो मॉड एक्स अगर 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? 2। 2 होगी। यस सर। तो 2 से 3 के बीच में मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? 2। अच्छा -2 से -3 में, अच्छा वहां पे भी खैर वही हो जाएगा। एक्स की वैल्यू -2 से -3 रखोगे लेकिन वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या रहेगी? ये ये ग्राफ है आपका। इस ग्राफ को देख के बताओ कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? Sir, 2. कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? 2 पॉइंट पे। -3 ओपन ब्रैकेट -3 से 3 में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यस सर। तो n इज द नंबर ऑफ पॉइंट जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस था। तो -2 और 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। और बताओ कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है? 5. हाँ 3 पॉइंट। एक जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल तो हो गई। 2, यस सर। 3, 4 और 5। तो 5 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल। 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। क्लियर हो रहा है? Yes, sir.
Yes, sir. तो ये ग्राफ की प्रैक्टिस एक बार घर पे कर लेना, टफ नहीं था, कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ये क्वेश्चन भी इजी में जाएगा, डायग्राम ड्रॉ कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो देखो 7 क्वेश्चन इजी दिख गए, है ना? ये क्वेश्चन क्लास में कराया था, सर ये लेगा बता दो आप। नहीं हुआ? तो पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी इसमें कुछ। चलो ठीक है, देखो फटाफट। अ लाइन एल पासिंग थ्रू दिस इज परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइन। अब मेरी लाइन अगर इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो इस लाइन एल की इक्वेशन पहले लिखना पड़ेगी। देखो सुनो ध्यान से, लाइन किसी भी लाइन की इक्वेशन 3D में लिखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, बताओ क्या क्या? पॉइंट जिससे पास हो रही है और डायरेक्शन उसके। हाँ, एक तो पॉइंट चाहिए लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, और पैरेलल वेक्टर चाहिए, है ना? यस सर। क्या पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है? यस सर। 0 1 -1। अब मेरी लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो उसका पैरेलल वेक्टर कैसे निकालेंगे? सर दोनों का डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। दोनों के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? यस सर। ये समझ में आता है? देखो ये मान लो लाइन L1 है, ये आपकी लाइन L2 है, और आपकी जो लाइन है वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आपकी लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या होगा? B1 क्रॉस B2 होगा, है ना? जी सर। तो B1 क्रॉस B2 भी कर लोगे। आपको पता है B1 क्या है, B2 क्या है? फर्स्ट वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर पता है, सेकंड वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर पता है, जो नीचे आता है वो पैरेलल वेक्टर है। तो लाइन एल की इक्वेशन तो आप आसानी से लिख लोगे। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन एल आ जाएगी, आ जाएगी। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को भी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। If position vector of Q on L is this ABC such that PQ square equal to this, ठीक है। अच्छा, अब तो हो गया सॉल्व। इस लाइन पे पॉइंट Q अज्यूम कर लोगे लैम्डा के टर्म्स में, अरे है ना? बोलो। ओके सर। पॉइंट Q लैम्डा के टर्म्स में अज्यूम कर लोगे, P ऑलरेडी दिया हुआ है, PQ के डिस्टेंस को 357 से इक्वेट कर देना, यहां से लैम्डा आ जाएगा। क्लियर है? यस लैम्डा आ सर। जाएगा मतलब पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा मतलब ABC आ जाएंगे। ये क्वेश्चन करना था, ऐसे क्वेश्चन करा रखे क्लास में ऑलरेडी। तो मुझे लगा था पॉइंट क्यू आउटसाइड द लाइन है कहीं पे। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, ये इजी मीडियम कैटेगरी में जाएगा। अब ये अगेन इजी है, 8 हो गए थे ना, 7 हुए थे, तो ये 8वां इजी। कहा था 8 क्वेश्चन आएंगे इजी, जो बोला है बस वो कर दो। कम्यूट करते हैं, ए एंड बी कम्यूट करते हैं, इसका मतलब क्या है? कम्यूट को बताया था। इक्वल्स टू बी है। हाँ, ए और बी का प्रोडक्ट बी ए के बराबर होगा। ए क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं तो ए को अज्यूम कर लेना, ए बी सी डी। क्लियर है? यस क्या सर। करना एक बार। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर भी ये हुआ था, बहुत सारे सेट्स में डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन आए थे, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करा रखा है अच्छे से। इस इक्वेशन को देख के बताओ कौन सी वेराइटी है? तो होमोजेनियस। होमोजीनियस है ना? यस सर। ये Yes, sir. इजी मीडियम कैटेगरी में जाएगा ये क्वेश्चन भी। इसको भी आप खुद से ट्राई करना आज, ठीक है? यस सर। y Yes. बाय एक्स या x बाय y को t मानते हैं, ये टफ, इसको आप छोड़ सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी इजी मीडियम में पीएनसी का क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करना है। एग्जाम में क्या था, आया था आंसर किसी का? Four. कि पहुंचे नहीं पाए? पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं करते। आपका रोज में टाइमिंग देखता हूँ, बहुत कम बच्चे पूरा 3 घंटे बैठ रहे हैं। ये थोड़ा हार्ड है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ सकते हो। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से एक इजी क्वेश्चन आया था और एक मीडियम हार्ड लेवल क्वेश्चन आया था, ये छोड़ सकते सर ये एग्जैक्ट फॉर्म है ना? हो। हाँ ये एग्जैक्ट पे था, तो क्लिक करेगा तो ही हो पाएगा, और उसमें भी है। ठीक है? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, अगर हो तो छोड़ ही दिया।
अब ये भी चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चन आने के, बस फिर भी देख लो। इफ द पॉइंट ऑन द लाइन विच इज नियरेस्ट टू दिस, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है आपको, और एक लाइन की इक्वेशन की। इसके ऊपर पॉइंट जो इससे नियरेस्ट हो, जो भी नियरेस्ट पॉइंट होगा वो अलोंग द नॉर्मल होगा, मतलब सेंटर से पास करेगा। कहां से पास करेगा? सेंटर से। तो आपको एक पॉइंट पता करना है। सबसे पहले इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर अज्यूम कर लेंगे। एक्स को मान लो ए माना, लाइन पे पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं? एक्स को ए माना तो वाई कितना आ जाएगा? 13 माइनस ए। क्लियर है? सर क्वेश्चन इजी है वैसे तो, हो गया ये सब। बताओ ए कैसे निकाले? सर डायरेक्ट स्लोप से नहीं कर सकते? हाँ वही, ए निकालने इसका के लिए- -1 है, उसका स्लोप 1 आ जाएगा और पॉइंट ओ हाँ, है। बस वही तो करना है। अब ये सेंटर पता है आपको? बताओ। -2 को -3 -3। अब स्लोप ऑफ ओपी इंटू द स्लोप ऑफ दिस लाइन एल कितना हो जाएगा? -1। यहां से ए आ जाएगा, ए आ जाएगा तो पॉइंट पी आ जाएगा। क्लियर है? बोलो, यस सर। समझ में आ गया? इस पेपर में 9 क्वेश्चन इजी थे और 4 से 5 क्वेश्चन इजी मीडियम लेवल। पेपर टफ कैटेगरी का ही था आज का, लेकिन फिर भी इस पेपर में आप 7 से 8 क्वेश्चन करने लायक थे। अगर आपने 7 से 8 क्वेश्चन किए हैं टोटल मिला के तो मतलब अच्छा किया, और जिसने ज्यादा किया तो मतलब और भी अच्छी बात है। क्लियर है? और जो नहीं कर पाए वो देखो कहाँ आपसे गलती हो गई, क्यों नहीं कर पाया। क्लियर है? बोलो। यस और जो छोड़ने लायक क्वेश्चन है तो उनको छोड़ ही दिया करो। ओके यस सर। चलो ठीक, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।